प्यारे बच्चों, कल के लिए इकोनॉमिक्स का जो वीकली टेस्ट का प्रश्न मिलेगा उसमें क्या क्या आ सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। एक नज़र इसको देख के जरूर जाइएगा। चैप्टर है आपका उत्पादन और लागत से। तो पहला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो उत्पादन फलन में उत्पादन जो है उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर फंक्शन ऑफ ABCD। ये इसका मतलब Q उत्पादन हो गया, ये फलन है, और ये ABCD साधन है, मतलब उत्पादन है साधनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका पहला का B हो जाएगा। दूसरा है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। तो इसमें होता है साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न दोनों। तो इसलिए इसका आंसर स हो जाएगा, अ और ब दोनों हो जाएगा। तीसरा है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन जो है वो प्रदर्शीन अनुपात के नियम को कहा जाता है। प्रदर्शील अनुपात का दूसरा नाम चल अनुपात का नियम है। इसी को हम लोग विविध अनुपात का नियम भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग साधन का प्रतिफल भी बोलते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन है तो आपका प्रदर्शील अनुपात का नियम हो जाएगा, और यही दीर्घकालीन उत्पादन फलन रहता तब यहाँ पैमाने का प्रतिफल हो जाता। तो यहाँ पर आंसर आपका परिवर्तनशील अनुपात है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में किससे है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन अभी जस्ट बताएं पैमाने के प्रतिफल से है, और अल्पकालीन उत्पादन फलन जो है वो परिवर्तनशील अनुपात का नियम होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा। तो यहाँ आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय अवस्था। मतलब अल्पकालीन उत्पादन फलन में यदि हम ध्यान देंगे तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनता है। यहाँ से यहाँ प्रथम अवस्था होता है, ये द्वितीय अवस्था होता है, और ये तृतीय अवस्था होता है। तो ये द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की तीन अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में क्या होता है। तो प्रथम चरण में सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं। प्रथम चरण मतलब ये है आपका, तो ये है आपका प्रथम चरण। यहाँ पर इस तरह से आपका कुछ होगा। तो ये आपका सीमांत उत्पादन है, ये आपका औसत उत्पादन है, और ये आपका कुल उत्पादन है। तो यहाँ पर प्रथम अवस्था में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है और औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ते हैं, इसलिए आपका ए आंसर हो जाएगा। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो दीर्घकाल में हम लोग सभी साधन को बदल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका दीर्घकाल हो जाएगा। और अल्पकाल में हम केवल परिवर्तनशील साधनों को ही बदल सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन, मतलब सभी साधन को हम लोग बदल सकते हैं, तो वो हो जाएगा दीर्घकाल। फिर है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन को व्यक्त करने का फॉर्मूला भी है QX बराबर फंक्शन ऑफ ABCD। अभी जस्ट ऊपर बताए थे, तो आपका ब हो जाएगा। फिर है, अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं। तो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों होते हैं, इसलिए स हो जाएगा। जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र कहलाता है। तो वो है, देखिए ये इस तरह है, पहले बढ़ता है फिर स्थिर दर से बढ़ता है और फिर घटने लगता है। तो इसको हम लोग कहते हैं TPP, माने कुल उत्पाद की रेखा। तो आपका स आंसर हो जाएगा। उत्पादन के साधन क्या है। तो भूमि, श्रम, पूंजी, ये उत्पादन के साधन है, ये सभी हो जाएगा। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम किससे संबंधित है, तो ये है आपका अल्पकाल से संबंधित। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अल्पकाल। मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। तो सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें, ये तीनों सम्मिलित किया जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है। तो आपका बीमे की प्रीमियम ये फिक्स है, कि जैसे मान लीजिए आपको LIC में प्रीमियम देना है तो वो फिक्स अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा, तो वो फिक्स रहता है, मतलब स्थिर रहता है। ब्याज, किसी से अगर आप कर्जा लिए हैं और उसमें आपको ब्याज भुगतान करना है तो वो भी फिक्स रहता है। और फैक्ट्री का किराया, मतलब जो आपका रेंट है, या आप मान लीजिए घर ही में रहते हो, घर का रेंट में एक फिक्स है कि आपको 7,000 देना है या 4,000 देना है, तो वो फिक्स होता है। कच्चे माल की लागत जो है वो क्या है, बदलता है। आज हम कम सामान मंगाए, कल ज़्यादा सामान मंगाएंगे, जो लागत है, तो ये आपका हो जाएगा, ये स्थिर लागत में नहीं आएगा, इसलिए आपका आंसर C हो जाएगा।
तो निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो कच्चे माल की लागत जो है वो स्थिर लागत नहीं, ये है परिवर्तनशील लागत। फिर है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव तो केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है। उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ हो जाएगा परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। फिर है निम्नलिखित में सही अंकित कीजिए। तो सही आपका यहाँ देख लेना है कौन है। तो यहाँ पर आपका जो सही है वो होता है TC बराबर TFC प्लस TVC। अब यहाँ पर TVC का अगर हमको मान निकालना तो इसको उठा के इधर कर दें तो हो जाएगा TVC बराबर TC माइनस TFC। तो यहाँ पर आपका ये आंसर सही है। औसत परिवर्तनशील लागत, तो औसत परिवर्तनशील लागत का फॉर्मूला होता है TVC बटा Q। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर क्या होता है? तो स्थिर रहता है। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं? तो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों होते हैं, इसलिए अ और ब दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। इस चित्र को देखिए तो क्या प्रदर्शित करता है? तो ये बताता है कुल परिवर्तनशील लागत को, या चित्र कुल परिवर्तनशील लागत को बताता है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम होता है आर्थिक लागत। जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होती है? तो MC कम होता है AC से, मतलब सीमांत लागत कम होता है औसत लागत से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर AC बराबर AFC प्लस ABC होता है, ये कथन सत्य है। MR प्रदर्शित किया जाता, तो MR का ये फॉर्मूला है डेल्टा TR बटा डेल्टा Q। AR प्रदर्शित किया जाता है, तो AR का फॉर्मूला होता है TR को Q से भागा देंगे, मतलब मात्रा से भागा देंगे तो औसत आय हो जाएगा। किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समानांतर होता है? तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का चित्र है और ये X अक्ष है, तो इसके समानांतर जा रहा है, तो यहाँ पर A हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो औसत आगम AR और कीमत 1 है। औसत आगम रेखा की मांग रेखा होती है, मतलब ये क्या है? यही आपका औसत आय है, यही आपका सीमांत आय है, यही आपका मूल्य है, यही आपका डिमांड है, सब आपस में बराबर। तो ये दोनों कथन आपका सही है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों। निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? तो ये होता है आपका एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में, मतलब ये है, ये AR होता है और ये होता है आपका MR। तो MR क्या होता है? ऋणात्मक और शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, मतलब नीचे की ओर गिरता है, शून्य होता है और ऋणात्मक हो सकता है, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा। किस बाजार में AR बराबर MR होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होता है। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, तो AR ग्रेटर देन MR होता है। संलग्न चित्र किस बाजार को प्रदर्शित करता है? मतलब इस चित्र को देखना है, ये किस प्रकार के बाजार को? तो ये एकाधिकार बाजार को प्रदर्शित करता है। ये चित्र क्या है? तो एकाधिकार बाजार को बताता है। फिर फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो MR बराबर MC होना चाहिए और MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, दोनों दशा होनी चाहिए, इसलिए आपका आंसर अ और ब दोनों हो जाएगा। फिर है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो AR तथा MR दोनों स्थिर रहते हैं, सही आंसर हो जाएगा। जो हरा से लिखा हुआ है वही आंसर है, ठीक है बच्चों। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो AR और MR क्या होता है? स्थिर होता है। क्या है कि देखिए ये है पड़ी रेखा, सीधी रेखा जो है X अक्ष के समानांतर, ये पड़ी रेखा है, मतलब स्थिर है, तो ये AR और MR क्या होती है? स्थिर होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। उत्पादन के साधन के रूप में उद्यमी का कार्य क्या होता है? तो साधनों को इकट्ठा करना, उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और उत्पादन के खतरे को वहन को सभी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी? जब प्रौद्योगिकी की प्रगति हो। दाहिनी ओर शिफ्ट करने का मतलब है कि पूर्ति में वृद्धि होगी, तो जब दाहिनी ओर वक्र जाता है तो वृद्धि होता है और बाईं ओर वक्र जाएगा तो कमी होता है, तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी प्रगति हो जाएगा। इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं? तो मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? भूमि संसाधन में नहीं रख सकते। देखिए नदी जमीन पर बहता है, जंगल जमीन पर उगता है, खदान भी जमीन से ही होता है खदान,
जबकि मशीन क्या होता है, मानव निर्मित होता है, मशीन मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए यह संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। फिर है औसत उत्पाद वक्र की आकृति होती है, तो औसत उत्पाद हमेशा यू आकार का होता है, तो आपका ए हो जाएगा। फिर है किसी फर्म का मूल्य वर्धित होना है, तो क्या हो जाएगा, केवल ए एवं बी, मतलब उत्पादन का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य और उत्पादन के किसी चरण में कारकों का निवल योगदान, ये हो जाएगा। फिर है जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन क्या होगा, तो औसत उत्पाद के समान होगा, औसत उत्पाद से कम होगा, औसत उत्पाद से अधिक होगा। तो जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादक क्या होता है, तीनों स्थिति होता है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ होता है परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का या कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में अंतर आता है, वह कहलाता है सीमांत उत्पाद। परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को कहा जाता है क्या, तो औसत उत्पाद। उपादानों एवं उत्पादों के फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, तो उत्पादन फलन। उत्पादन फलन के निम्नलिखित मान्यताएं कौन सी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब उत्पादन फलन का संबंध निश्चित समयावधि से होता है। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर तथा अन्य परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर अगला है उत्पादन फलन के निम्न प्रकार कौन से हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, मतलब उत्पादन फलन के प्रकार है आपका परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन, समान अनुपात उत्पादन फलन और अल्पकालीन उत्पादन फलन। आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है, किसने कहा था, तो एली ने कहा था। उत्पादन की तीन अवस्थाएं कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद तीनों है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है, तो कीमत का, कुल व्यय का या उत्पत्ति के साधनों, तो उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है, तो साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न दोनों है, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। दीर्घकाल में पूर्ति की लोच क्या होती है, तो अधिक लोचदार होती है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, तो पैमाने के प्रतिफल नियम द्वारा। किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा, तो द्वितीय अवस्था। परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की तीन अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में क्या होगा, तो सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ता है। जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर रहता है फिर घटना आरंभ करता है, उस वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो एपीपी, एमपीपी और टीपीपी तीनों कहते हैं, इनमें सभी हो जाएगा। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित किससे है, तो अल्पकाल से। औसत स्थिर लागत वक्र अक्षों को छूता नहीं है। औसत परिवर्तनशील लागत भागफल होता है किसका, तो कुल परिवर्तनशील एवं उत्पादन की मात्रा का। औसत उत्पाद वक्र की आकृति कैसी होती है, तो उल्टे यू आकार की होती है। औसत लागत बराबर होता है तो कुल लागत बटा उत्पादित इकाइयाँ का। सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्तनशील लागत को काटता है कहाँ, तो न्यूनतम बिंदु पर। मतलब ये है आपका औसत लागत, ये है आपका औसत लागत और ये है आपका सीमांत लागत। तो जहाँ औसत लागत न्यूनतम होगा वहीं पर सीमांत लागत इसको काटता है। दीर्घकाल में सभी लागतें होती क्या, तो दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती है। किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था, तो मार्शल ने, मतलब अल्पकाल और दीर्घकाल को बताया था। बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में किससे है, तो अति अल्पकालीन मूल्य से। निम्न में से किस नियम की व्याख्या अल्पकालीन उत्पादन फलन द्वारा की जाती है, तो परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा। उत्पादन के साधन होते हैं 5। स्थिर लागत को कहते हैं पूरक लागतें। देखिए स्थिर लागत का दूसरा नाम क्या है, तो पूरक लागत। पूर्ति में उसी कीमत पर गिरावट आ जाती है जब, तो पूर्ति में कमी हो जाए। उत्पादन का सक्रिय साधन कौन है, श्रम। उत्पादन में अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं, तो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों होते हैं, सी आंसर हो जाएगा। उत्पादन फलन कौन से दो चरों के मध्य संबंध बताता है, तो आगत और निर्गत में। उत्पादन फलन साधनों व उत्पाद के कौन से संबंध को व्यक्त करता है, तो मात्रात्मक संबंध को बताता है। समय के आधार पर उत्पादन फलन होते हैं तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों होते हैं, तो इसलिए द हो जाएगा। घटता हुआ सीमांत उत्पाद नियम शब्द का प्रयोग किसने नहीं किया है, तो यहाँ हो जाएगा E.H. चैम्बरलिन ने। उत्पादन फलन उ बराबर फ स्र पु भू त स से सिरे रेखा का अर्थ क्या है, तो सिरे रेखा से नीचे साधन स्थिर है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, तो कुछ स्थिर तथा कुछ परिवर्ती
परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या है, तो सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन फलन से आशय है साधन और उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध से। परिवर्तनशील अनुपातक नियम का संबंध होता है अल्पकाल से। उत्पादन फलन की विशेषता नहीं है, तो उत्पादन फलन प्रायोगिक अर्थशास्त्र का विषय है। फलन शब्द लिया गया है किससे, गणित से। फलन का अर्थ क्या होता है, तो स्वतंत्र तथा आश्रित चर के बीच पाए जाने वाले मात्रात्मक संबंध से। अर्थशास्त्र में जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं प्रदय या उपज। यदि कार की कीमत बढ़ जाए तो पेट्रोल की मांग घटेगी। मांग का नियम किसे कहते हैं, तो जब अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी मांग की मात्रा में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो। किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है तो वस्तु की कीमत उसकी आय से और उसकी पसंद से उपरोक्त सभी हो जाएगा। यदि चाय की कीमत बढ़ जाए तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, तो यहाँ बढ़ जाएगी हो जाएगा। अगर देश में आय का वितरण असमान है तो मांग ज़्यादा होगी, तो विलासपूर्ण आवश्यकता की वस्तुओं की मांग ज़्यादा हो जाएगी। मांग वक्र में विवर्तन होता है तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण। वस्तु की मांग वस्तु की कीमत है उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच संबंध को बताती है, तो प्रतिलोम संबंध को। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों के क्षैतिज जोड़ से प्राप्त होता है। मांग का विस्तार व संकुचन निम्न में किसके द्वारा होता है, तो उस वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण। यदि किसी वस्तु का मांग फलन dx बराबर 35 माइनस 4px से दिया जाता है और 5 रुपया प्रति इकाई कीमत पर वस्तु की मांग होगी, तो वस्तु की मांग क्या होगी, तो यहाँ पर p के जगह 5 रुपया रख देंगे, 5 चौके 20, 35 में 20 को घटा देंगे तो आपका 15 आ जाएगा। समझ गए होंगे इसको, मतलब यहाँ पर p के जगह क्या रखेंगे, 5 रुपया, 5 चौके 20 होगा, 35 में 20 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 5 को 0 5 और 3 में 2 गया 1, 15 आ गया, तो यहाँ आपका 15 आंसर हो जाएगा। मांग का नियम कौन सी वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, तो गिफिन वस्तुओं पर। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब उसकी मांग होगी पूर्णतया बेलोचदार। वस्तु की कीमत में वृद्धि से बेलोच मांग की स्थिति में उपभोक्ता का कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ेगा। ज्यामितीय विधि से मांग की लोच का सूत्र क्या होता है, तो मांग वक्र का निचला हिस्सा बट्टा मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। मतलब ये इस तरह है, तो यहाँ अगर बीचों बीच में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, तो ये यहाँ पर अगर हम इस बिंदु को A मान लिए हैं तो A से नीचे का भाग A से ऊपर का, तो यहाँ हो जाएगा A से नीचे का भाग और ये नीचे वाला हो जाएगा A से ऊपर का भाग। यदि समोसे की कीमत 10% वृद्धि होने पर उसकी मांग 10% गिरती है, अर्थात समोसे की मांग क्या हो जाएगा, तो इकाई लोच के बराबर। मतलब जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो, मांग मात्रा में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो, तो उसको हम लोग इकाई लोच कहते हैं। मतलब ये इस तरह होगा, मतलब मूल्य में जितना परिवर्तन होगा उतना ही मात्रा में परिवर्तन होगा, तो इसको हम लोग इकाई लोच के बराबर कहते हैं। मतलब इसमें मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। बिंदु विधि में बिंदु P पर मांग की लोच क्या होगी, तो यहाँ पर हम बीचों बीच में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे मांग की लोच क्या होगी, बढ़ेगी, तो यहाँ P बिंदु पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी और ये A बिंदु पर मांग की लोच इन्फिनिटी होगी, तो यहाँ हो जाएगा ज़्यादा लोचदार। आवश्यकता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है तो इकाई से कम। विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है तो इकाई से ज़्यादा। तो बच्चों क्वेश्चन तो बहुत है, इतना ही क्वेश्चन रखिए और बाकी क्वेश्चन मैं फिर बताऊंगा आप लोगों को। तो इतना क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तो आज्ञा दीजिए, बाय बाय।